ट्वेल्थ का आज फिजिक्स में एकल गोलीय दर्पण, एकल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, एकल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन बताएंगे। और इसमें ले लेते हैं अवतल पृष्ठ, अवतल पृष्ठ ये एक अवतल पृष्ठ है। यस पी यस डैश एक अवतल पृष्ठ है जो दो माध्यमों को पृथक कर रहा है। इधर मान लेते हैं विरल माध्यम है जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है, और इधर सघन माध्यम है जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है। निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में बताए थे कि किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक उस माध्यम का वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक या परम अपवर्तनांक कहलाता है। ये सघन माध्यम है तो थोड़ा डाट डाट कर देते हैं इसको। ये इसका ध्रुव है अवतल, यहां पर इसका इसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु बिंदु ले लेते हैं O, वस्तु बिंदु O है। अब इस O का इस पृष्ठ द्वारा क्या प्रतिबिंब बनेगा, ये तुम लोग को काम आएगा कि जैसे किसी गोले के अंदर न्यूमेरिकल में किसी गोले के अंदर वायु का बुलबुला होता है, कांच का ठोस गोला होता है, वायु का बुलबुला होता है, आभास होता है कि ऊपर है लेकिन वास्तविक या आभासी गहराई उसकी क्या होती है, इस फार्मूले से निकलेगा जो डेरिवेशन में जा रहा है। मान लेते हैं कि एक किरण इस दिशा में चलेगी, अब यहां से ये विरल से सघन में अब जा रहा है तो यहां से प्रकाश का अपवर्तन होना है, मतलब प्रकाश किरण यहां से घूमेगी तो इसके लिए आवश्यक है कि ये यहां पर हमको ये पता चले कि अभिलंब क्या है। तो इसका केंद्र मान लेते हैं यहां है, इस बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा उस बिंदु सी नाम रख देते हैं इस तरह से। अब यहां से प्रकाश का अपवर्तन होना है तो ये प्रकाश किरण सीधे ना जाके, पता होता है जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाएगी इस तरह से, मतलब इस दिशा में आई सीधे ना जाके थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक गई। तो अब ये दोनों किरणें फैलती ही जा रही है, एक ये इस दिशा में निकल गई जो लंबवत आपतित हुई थी, लंबवत आपतित हुई तो सीधे निकल गई, दोनों किरणें फैलती हुई जा रही तो आगे कहीं मिलेंगी नहीं, तो प्रतिबिंब आगे बनेगा नहीं, कंफर्म हो जाता है क्योंकि फैलती हुई जा रही है तो आगे नहीं मिलेंगे। तो इस किरण को पीछे बढ़ाते हैं, ये जिस बिंदु पर मिलेगा वहां पर उसका इमेज बन जाएगा, प्रतिबिंब आई। जिस बिंदु पर ये आपतित हुआ था मान लेते हैं इसका नाम यम, यहां से इस पर लंब डाल दिए मुख्य अक्ष पर, ये सब सारी चीजें कल हुई थी, यमन लंब हो गया। अल्फा बीटा गामा कोण ले लेते हैं, कल भी बताया था कि कोई जरूरी नहीं है, एक्स वाई जेड ले सकते हैं, एबीसीडी ले सकते हैं, इसको बीटा, इसको अल्फा, इसको गामा, इसको बीटा, कुछ भी मान लो, क्योंकि डेरिवेशन में ये हम खुद माने हुए हैं, इसको खत्म भी होना है, फार्मूले में ये नहीं रहेगा। आपतन कोण मान लेते हैं आई है, आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच कोण ये आई हो गया। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण आर हो गया, अपवर्तन कोण
आर हो गया। इस माध्यम के सापेक्ष इस माध्यम में बना आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण आर है। शीर्षा विभव कोण से आर हो जाएगा। बताया था कि शीर्षा प्रकाश की को ज्यामितीय प्रकाश की भी कहते हैं। तो ये कोण आर हो जाएगा। ये अभिलंब, ये पीछे बढ़ाई गई रेखा है, तो ये कोण आर था, तो सामने का कोण आर हो जाएगा। अब शुरू करते हैं डेरिवेशन इसका। यहां तक अब त्रिभुज यम ओ सी में, त्रिभुज यम ओ सी में दिख रहा है। त्रिभुज यम सी में कोण गामा बहिष, और ये पता होता है 6, 7, 8 के गणित में ही पढ़ाया जाता है कि बहिष कोण शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात गामा बहिष कोण है, शेष दो कोण जो बने हुए हैं, यहाँ अल्फा बना हुआ है, यहाँ आई बना हुआ है, तो गामा इक्वल टू आई प्लस अल्फा, या आई बराबर गामा माइनस अल्फा। दूसरा मतलब एक ऐसा कोण लेंगे जिसमें आई आ जाए, ऐसा त्रिभुज लेंगे बहिष कोण में जिसमें अल्फा आई गामा आ गया। अब एक ऐसा लेंगे जिसमें बीटा भी आ जाए, आर भी आ जाए। तो देख रहे हैं त्रिभुज यम आई सी में गामा बहिष कोण है और आर दो अंतःकोण है। तो इसी प्रकार आर बराबर आ जाएगा गामा माइनस बीटा, आर बराबर गामा माइनस बीटा। इक्वेशन से आई और आर के वैल्यू गामा अल्फा के बीटा के रूप में आ गए। अब यहां स्नेल का नियम लगा देते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1। स्नेल का नियम है, मतलब अपवर्तन का दूसरा नियम, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2 अपॉन n1। साइन आई की जगह पे वो कोण, आर की जगह पे वो कोण, लेकिन यदि आई और आर छोटे कोण हो तो साइन आई बराबर आई, साइन आर बराबर आर, जैसे साइन 0 बराबर 0। साइन आई की जगह पे आई ले लेते हैं, तो गामा प्लस गामा क्या है, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा अपॉन गामा माइनस बीटा n2। ध्यान में रहे ये तभी होता है जब आई और आर के मान बहुत कम हो, आई और आर के मान बहुत कम हो, जहां पर हम लिख सके कि साइन आई इक्वल टू आई। गुणा करते हैं इसका, n1 गामा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा। पक्षांतर कर लेते हैं, n2 गामा को यही रहने दो, n2 गामा माइनस n1 गामा बराबर n1 अल्फा माइनस n2 बीटा। यह अब गामा निकालिए, गामा की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, h बताया था। एक चीज और देखते चलो कि यहां से जो लंब डाले हुए हैं इसको या तो ml लिखें या फिर इसके जगह पे हम mk लिख सकते हैं। दूसरा ml लिखें
या इसकी जगह पे एक छोटा राशि मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई h है, छोटा है। उसके पहले अगर ये दो समकोण त्रिभुज बनेंगे, एक ये और दूसरा ये दोनों समकोण त्रिभुज में अगर अल्फा और बीटा भी छोटे कोण हैं, तो फिर वही नियम जैसे साइन आई बराबर आई ले लिए थे, हम मान लेते हैं अल्फा बराबर tan अल्फा, क्योंकि tan 0 बराबर 0, उसी प्रकार tan अल्फा बराबर अल्फा, बीटा बराबर tan बीटा। तो इसके जगह पे n2 tan गामा माइनस n1 tan गामा बराबर n1 tan अल्फा माइनस n2 tan। अब उसी समकोण त्रिभुज में इसकी वैल्यू रखेंगे n2 tan गामा दोनों में ही है, tan गामा की जगह पे क्या लिख दे h अपान यहां से ये दूरी n से c तक, यदि वक्रता कम है तो n बिंदु P के बिल्कुल निकट होगा, अर्थात उसको P से C तक मान सकते हैं, जो कि उसका वक्रता त्रिज्या है r। तो n2 रहने दो, tan गामा पहले ले लेते हैं कॉमन करके, h अपान r कैपिटल R, और इसी समय चिन्ह भी लगाते चल रहे हैं, क्योंकि बाईं तरफ सभी दूरियां बाईं तरफ पे कैपिटल बता दे रहे हैं, सभी दूरी बाईं तरफ पे सभी में माइनस चिन्ह लेंगे। h अपान r ये हो गया tan गामा का वैल्यू, n2 माइनस n1 इक्वल n1 tan अल्फा, tan अल्फा यहां बना हुआ अल्फा, तो h अपान ये दूरी है बस की दूरी, h अपान माइनस c माइनस n2 tan बीटा h अपान माइनस माइनस v क्यों, बीटा tan बीटा था, tan बीटा का मतलब आधार इसका यहां से यहां तक जो प्रतिबिंब की दूरी है v से, ये माइनस माइनस मिलके प्लस और ये माइनस ये सारे कैसे ऐसे लिख लेते हैं n2 माइनस n1 अपान r, जो इधर बचा हुआ है बराबर उधर क्या बचा, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसको पहले ले लेते हैं n2 अपान v, वो निगेटिव है माइनस n1 अपान u। ये होता है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का फार्मूला, n2 माइनस n1 अपान r इक्वल टू n अपान v माइनस n2 अपान v माइनस n1 अपान u। दूसरा, अगर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n है, मतलब n2 अपान n1 इक्वल टू n, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n है, तो मतलब हुआ इस विरल माध्यम के सापेक्ष अगर सघन माध्यम का अपवर्तनांक n है तो n2 अपान n1 बराबर n। ऐसे में इसी समीकरण में इसी फार्मूले में n1 से भाग दे दें तो आ जाएगा n2 अपान n1 बटे r माइनस n1 अपान n1 बटे r बराबर n2 अपान n1 बटे b माइनस n1 बटे u। दोनों पक्षों में n1 से भाग दे देंगे, n2 अपान n1 बराबर n आया था तो n हो गया 1 होता है, n माइनस 1 अपान r इक्वल टू n अपान b माइनस 1 अपान u।
जो होता है कि अगर विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक n है, तो ऐसे कंडीशन में n माइनस 1/r इक्वल n अपॉन v माइनस 1/u। ये लेकिन ध्यान में रहे कि ये न्यूमेरिकल में यही फार्मूला होता है, चिन्ह सहित सबको रखना होता है। लेकिन बहुत सारे लोग दिक्कत करते हैं, जब न्यूमेरिकल शुरू होता है तो कांच का गोला करके सवाल देता है, उसमें क्या होता है कि लोग n वही 3/2 रख देते हैं। ऐसा नहीं है, उसमें क्या होता है कि वहां उस समय वस्तु जो होता है वो सघन माध्यम में रखा होता है और हम विरल माध्यम से देख रहे होते हैं। ऐसे में n की जगह पे 1/n ले लेना होता है। मतलब अगर कांच के गोले में कोई वायु का बुलबुला है और उस पर न्यूमेरिकल लगा रहे हैं कि उसका आभासी प्रतिबिंब जो दिख रहा है वास्तव में वो पृष्ठ से कितनी दूर है, ये जानकारी के लिए हमको n की जगह पे 1/, क्योंकि वो वायु का बुलबुला सघन माध्यम होता है। अभी जो हम डेरिवेशन किए थे उस डेरिवेशन में क्या था, हम वायु में रखे हुए थे, बाहर रखे हुए थे, सघन माध्यम उधर था, हमारा बस ऑब्जेक्ट इधर था। ऐसे में ये फार्मूला मिला, तो वो न्यूमेरिकल के लिए हम क्या करेंगे, 3/2 की जगह पे n का वैल्यू 2/3 रखेंगे, क्योंकि हमको सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तन चाहिए उस कंडीशन में। ठीक है।